नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात मराठा आरक्षण की, जिसे लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान आ गया है। मराठों को ओबीसी आरक्षण में शामिल करने की देवेंद्र फडणवीस सरकार की कोशिश को उनके ही कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने चुनौती दी है। क्या छगन भुजबल जैसे कद्दावर ओबीसी नेता के विरोध से महाराष्ट्र की राजनीति में नई उठापटक शुरू हो सकती है? और ये मराठा आरक्षण का विवाद आखिर है क्या? मराठों को आरक्षण देने का मसला अदालत में क्यों नहीं टिक सका? और क्यों वे हैदराबाद के निजाम के एक आदेश का हवाला देकर आरक्षण चाहते हैं? मराठा आरक्षण से जुड़े हर पहलू पर बात होगी हमारे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का सफर। यह है बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, और इधर हैं दिग्गज छगन भुजबल, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री। छगन भुजबल एनसीपी अजित पवार गुट के वरिष्ठ नेता हैं, यवला से विधायक हैं, लंबा राजनीतिक करियर रहा है, ओबीसी में दर्ज माली समुदाय से आते हैं और इस समय महाराष्ट्र सरकार में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं। ऐसा कब होता है कि कोई कैबिनेट मंत्री अपने मुख्यमंत्री के फैसले को सीधी और सार्वजनिक चुनौती दे? लेकिन महाराष्ट्र में फिलहाल यही हुआ है। 3 सितंबर को कैबिनेट बैठक और मुख्यमंत्री के रात्रि भोज का बहिष्कार किया छगन भुजबल ने, और फिर पत्रकारों से जो कहा उसमें उनका गुस्सा साफ झलक रहा था। भुजबल ने चेतावनी के अंदाज में जो कहा वो आपके सामने है। वो कहते हैं, कुणबी प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार आपको किसने दिया? ये सीधे देवेंद्र फडणवीस की ओर इशारा है। कुणबी प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार आपको किसने दिया? आप इन्हें नहीं दे सकते। पहले शिंदे समिति को हैदराबाद गजट के रजिस्टर में मराठा कुणबी नामों की जांच के लिए नियुक्त किया गया था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब नए आदेश में कहा गया है कि मराठों को कुणबी प्रमाण पत्र दिए जाएं। ये कैसे हो सकता है? यह आदेश निश्चित रूप से ओबीसी समुदाय को प्रभावित करेगा। मैं इस मामले में कानूनी सलाह लेने की प्रक्रिया में हूं। यानी सरकार के एक फैसले के खिलाफ कैबिनेट मंत्री खुलकर सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। उस सरकारी आदेश को कोर्ट में चुनौती देने की बात कर रहे हैं, जो आदेश उनकी ही सरकार ने जारी किया है। यानी मराठों को ओबीसी आरक्षण में शामिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि ऐसा आदेश जारी करने के पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रिमंडल को भरोसे में नहीं लिया। तो आखिर क्या है वो आदेश जिसके लिए देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट को भी बाईपास कर दिया? 2 सितंबर 2025 को सरकार ने हैदराबाद गजट लागू करने का जीआर यानी शासनादेश जारी किया, जिसमें मराठवाड़ा के मराठों को कुणबी प्रमाण पत्र मिलेगा। यानी मराठवाड़ा के जो इलाके में रहने वाले मराठी हैं उन्हें कुणबी जाति का प्रमाण पत्र मिलेगा। अब ये जो जीआर है यानी गवर्नमेंट रेजोल्यूशन है या सरकारी संकल्प है, इसका क्या मतलब है? एक तो मतलब यही है कि मराठों को आरक्षण मिलेगा, और फिर सरकार ने यह भी कहा है कि जो सतारा और औंध गजट है इनके लिए 1-2 महीने में विचार होगा। अब आपने 3 गजट का नाम सुना अब तक, हैदराबाद गजट, सतारा गजट और औंध गजट। आप जानना चाहेंगे ये क्या है? तो पहले बात करते हैं हैदराबाद गजट। गजट एक तरह से सरकार का एक नोटिफिकेशन जब जारी होता है तो उसका एक डॉक्यूमेंटेशन है, दस्तावेज। तो हैदराबाद गजट एक आधिकारिक दस्तावेज है। कब का है? 1918 का। तत्कालीन हैदराबाद रियासत की निजाम सरकार ने, ध्यान दीजिए, निजाम सरकार ने इसे जारी किया था। इस गजट में हैदराबाद राज्य, जो अब महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के क्षेत्र में उसका एक हिस्सा आता था हैदराबाद की रियासत में, उसमें मराठा समुदाय को हिंदू मराठा के रूप में दर्ज किया गया है और उन्हें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने का आदेश दिया गया था। यानी आज़ादी के पहले का मामला है। निजाम सरकार ने उन्हें आरक्षण देने का आदेश जारी किया था। गजट में मराठा समुदाय को कुणबी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जो एक कृषक
जाति है, यानी महाराष्ट्र की एक कृषक जाति है कुणबी, उसमें इन्हें रखा गया था। और महाराष्ट्र में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी श्रेणी में ये जाति शामिल है। और यही पूरा मामला है हैदराबाद गजट का, जिसको फडणवीस सरकार ने लागू किया है, जारी किया है शासनादेश कि मराठों को, जो मराठवाड़ा इलाके के हैं, उनको कुणबी मान लिया जाए, जिससे जो कुणबी को आरक्षण मिलता है वो उन्हें मिलने लगेगा। सतारा गजट क्या है? वो भी यही है। सतारा रियासत 1699 से 1947 के दौरान जारी एक दस्तावेज, जिसमें स्थानीय समुदायों, विशेष रूप से मराठा और कुणबी जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का उल्लेख है। उसमें भी माना गया है कि ये एक तरह से एक ही तरह की जातियां हैं। औंध गजट, औंध भी एक रियासत रही है, ये भी 1699 से 1947 के बीच रही। तो इसमें अब सतारा जिले का हिस्सा है ये औंध रियासत। इसके प्रशासनिक रिकॉर्ड्स, जिसमें जाति और व्यवसाय से संबंधित जानकारी शामिल थी, उसमें भी ऐसी ही बात कही गई है, मराठों और कुणबी को लगभग एक माना गया है। तो अब सवाल है कि जो मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इन सारे गजट्स में जो दर्ज है उसको आप लागू करिए। पहले से मराठों को और कुणबियों को एक माना जाता था, तो अब उसे आरक्षण दीजिए। और सरकार इसके लिए आखिरकार राजी हो गई, हालांकि आंदोलन बहुत लंबे समय से चल रहा था। ये चेहरा आपने शायद देखा हो, हाल के दिनों में काफ़ी चर्चित रहा है। मराठा आरक्षण आंदोलन के बीते एक दशक से ये चेहरा बने हुए हैं मनोज जरांगे पाटिल। 2 सितंबर को 5 दिन से जारी भूख हड़ताल उन्होंने आज़ाद मैदान जो मुंबई में है वहाँ पर समाप्त की, जब फडणवीस सरकार ने हैदराबाद गजट लागू करने का शासनादेश जारी कर दिया। और ये भी कहा गया कि 8 में से 6 मांगे मनोज जरांगे पाटिल की मान ली गई। साथ ही पिछले आंदोलन के दौरान 2023 में जब हिंसा हुई थी, तो जो मामले दर्ज हुए थे उन्हें वापस ले लिया जाएगा। 2023 से 25 के बीच जरांगे ने कई बार भूख हड़ताल की थी, रैलियां की थी और जालना में हिंसा हुई थी। इस पर कोर्ट ने भी कड़ी आपत्ति जताई थी। मराठा आरक्षण की मांग 1980 के दशक से शुरू हुई, जब अन्ना साहब पाटिल ने इसे उठाया था। लेकिन पिछले एक दशक से मनोज जरांगे पाटिल ने इसे नई ताकत दी। 1981 में पहली बार मराठा आरक्षण की मांग उठी, लेकिन इसकी प्रभावशाली सामाजिक शैक्षिक स्थिति की वजह से यह मुद्दा हमेशा विवादों में घिरा रहा। सामाजिक और राजनीतिक दबदबे के कारण सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में मराठा आरक्षण को असंवैधानिक ठहरा दिया था। यानी ये माना था कि मराठे ओबीसी में नहीं आते हैं, वो ज़रूरी मानक पूरे नहीं करते हैं जिसके तहत किसी समुदाय को ओबीसी में शामिल किया जाए। तो क्या है मराठा समुदाय की महाराष्ट्र में स्थिति? आबादी, जो कुल आबादी है उसका करीब 32% हिस्सा मराठे हैं, यानी मराठा समुदाय 32% आबादी महाराष्ट्र की उसकी है। और सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक हर लिहाज से बहुत प्रभावशाली है। और राजनीति में तो ऐसा दबदबा है कि पूछिए नहीं। 1960 से अब तक 20 मुख्यमंत्री हुए हैं महाराष्ट्र के, इसमें 12 मराठे थे। पर ये एक तस्वीर है। एक दूसरी तस्वीर भी है, जो महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन, यानी महाराष्ट्र की जो पिछड़ा वर्ग आयोग है महाराष्ट्र राज्य का, उसकी रिपोर्ट कहती है कि 84% जो मराठे हैं या मराठा समुदाय के लोग हैं वो क्रीमी लेयर से बाहर हैं, यानी वो क्रीमी लेयर में नहीं आते, यानी उनकी कमाई कम है। और दूसरी तरफ 21.22% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, यानी काफ़ी गरीब है। तो सिक्के का ये दूसरा पहलू है। और ख़ास तौर पर जो ग्रामीण मराठा समुदाय है वो बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से बुरी तरह जूझता है या जूझ रहा है। और जैसे देश के अन्य समुदायों के साथ है, उन्हें भी उनके नेताओं ने ये बात समझाई है कि आरक्षण ही उनकी समस्याओं का निदान है। इसी वजह से कभी क्षत्रिय होने का दावा करने वाला समाज अब खुद को कुणबी के रूप में ओबीसी साबित करने में जुटा है। वैसे एक दिलचस्प कहानी याद आ गई इसी समय, जब 1674 में मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी महाराज ने की थी, तो उन्हें पिछड़े वर्ग का माना गया था। महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने उनका तिलक भी, राज तिलक भी वो करने को तैयार नहीं थे। तब बनारस से गागा भट्ट नाम के ब्राह्मण को बुलाया गया था, पुरोहित को। उसने उनका तिलक किया
किंवदंती तो है कि पैर के अंगूठे से किया, सच है, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये सच है कि गागा भट्ट ने उनका राज तिलक किया और उन्हें एक तरह से क्षत्रिय घोषित किया और फिर सिसोदिया राजवंश से उनकी वंशावली को जोड़ा गया। लेकिन उसके बाद जो ये फक्र था मराठों में कि हम क्षत्रिय हैं, अब आरक्षण के सामने ये हुआ कि नहीं, हम भी कुंभी हैं और कुंभी की तरह ही उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। और इस मुद्दे पे लंबा आंदोलन हुआ, लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को माना नहीं कि वो कुंभी ही हैं। कोर्ट का क्या रुख रहा है? 2014 में पृथ्वीराज चौहान की सरकार थी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, 16% उन्होंने मराठा आरक्षण दिया था, मराठों को 16%, लेकिन कोर्ट में ये रद्द हो गया। 2018 में देवेंद्र फडणवीस उस समय भी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने शैक्षिक पिछड़ेपन को आधार बनाते हुए SEBC एक्ट के तहत एक 16% आरक्षण दिया था, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12-13% तक घटा दिया। और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया, क्योंकि ये 50% सीमा का उल्लंघन करता था। और 50% सीमा आप जानते हैं कि इंदिरा साहनी केस में ही ये लागू हो गया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। हालांकि अब तो सरकार ने 10% EBC देकर खुद ही उसे आगे बढ़ा दिया है। और देश में इस समय जिस तरह से राहुल गांधी खासतौर पर मांग उठा रहे हैं कि OBC को आरक्षण ज़्यादा दिया जाए उनकी आबादी के अनुपात में, और इसलिए 50% की ये सीमा हटाई जाए, तो ये मुद्दा इस बीच काफ़ी गरमाया हुआ है। मराठों को पिछड़ा सिद्ध करने के लिए सबूत नहीं थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, सबूत ऐसे नहीं आए, ऐसे आकलन, ऐसे आंकड़े नहीं आए जिससे माना जाए कि वो पिछड़े हैं सामाजिक और शैक्षिक रूप से। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं माना कि मराठा और कुंभी एक ही हैं, यानी खारिज कर दिया इस बात को कि मराठा कुंभी एक ही हैं। और 2024 में महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा जो आयोग है उसकी रिपोर्ट के आधार पर 10% मराठा आरक्षण विधेयक पारित हुआ, लेकिन ये भी कोर्ट में चुनौती इसको दी गई है। महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला मराठा समुदाय के लिए जाहिर है राहत की बात है कि उसे अब आरक्षण मिलेगा, और हैदराबाद गजट लागू हो गया है, कम से कम एक शुरुआत हुई है। लेकिन इसी के साथ महाराष्ट्र का जो OBC समुदाय है, बहुत मुमकिन है कि उसके खिलाफ सड़कों पर आ जाए। और छगन भुजबल दरअसल उसी आक्रोश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके प्रतिनिधि के रूप में सामने आए, जिससे मसला पूरा जटिल हो गया है। छगन भुजबल का कहना है कि OBC के 27% कोटे में मराठा को शामिल करना छोटी OBC जातियों के लिए अन्याय होगा। और उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही है जो कई अखबारों में सुर्खी बनी है कि जाति जन्म से तय होती है, कागज से नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को खारिज कर दिया था, वो याद दिला रहे हैं कि मराठा और कुंभी अलग हैं। तो OBC समुदाय के गुस्से की और भी वजह है, ख़ास तौर पर जो 27% आरक्षण है, दरअसल उनका कहना है कि ये तो 17% ही मिलता है महाराष्ट्र में, क्योंकि OBC की 346 जातियों को सिर्फ इसी में एडजस्ट किया जाता है। बाकी 10% NT और DT यानी नोमैडिक ट्राइब्स और डीनोटिफाइड ट्राइब्स, घुमंतु समुदाय और विमुक्त जो जनजाति है, उनके बीच 10% बंटता है। एक NT वो है जो परंपरागत रूप से घुमंतु जीवन शैली वाले हैं, जैसे धनगर, बंजारी, लमान, काइकादी। और DT यानी विमुक्त जातियां वे हैं जिन्हें ब्रिटिश काल में क्रिमिनल ट्राइब्स 1871 का जो एक्ट था उसके तहत घोषित किया गया था, यानी ये अपराधी हैं आदतन। 1952 में इस कानून को हटाया गया था और फिर उन्हें विमुक्त किया गया था, इसलिए उन्हें विमुक्त जाति कहते हैं। ये लोग अनुसूचित जाति में शामिल करने की खुद को मांग कर रहे हैं, यानी OBC के लिए एक तो 17% बचा है, प्लस वो जो हैं वो भी संतुष्ट नहीं हैं। तो ये एक गंभीर मसला है। कुल बंटवारा क्या है ये देख लीजिए। घुमंतु और विमुक्त जातियां, जैसा मैंने बताया, 10%। अब इसमें बहुत से क्लासिफिकेशन है। NTA को 2.5%, NTB को भी 2.5%, NTC उसमें 3.5%, NTD में जो है 2%। इस तरह से अलग अलग जातियों को उसमें एक तरह से उप वर्गीकरण इसमें किया गया है।
इसमें 2% ग्वारी समुदाय है जो महाराष्ट्र का एक, ये भी इसी में आता है 10% में, और 3% विशेष पिछड़ा वर्ग SBC और अन्य छोटे समूहों के लिए है, और बाकी जो है 12 से 14% वो अन्य OBC जातियां जैसे कुणबी, माली, तेली आदि के लिए आरक्षण है। यानी OBC और मराठा के हित महाराष्ट्र में टकरा रहे हैं, जिससे राजनीतिक संतुलन बिगड़ भी सकता है। 2011 में जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था उसमें OBC के आंकड़े एकत्रित किए गए थे, लेकिन सार्वजनिक नहीं किए गए। तो एक अनौपचारिक अनुमान आप कह सकते हैं, अनौपचारिक रूप से जिसे कहा जाता है कि महाराष्ट्र में OBC की आबादी 40% के आसपास है, जो मराठा समुदाय जो 32-33% के आसपास है, उसके बाद उसके अलावा एक बड़ा समूह है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में OBC का प्रभाव काफ़ी है, एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र की सरकार भी जिस संतुलन पर टिकी है उसे यह विवाद असंतुलित कर सकता है। इस समय 2 चेहरे एक ही महायुति के बीच में हैं। पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी की जो चालाक नीतियां हैं, उन्होंने एक ब्राह्मण को मराठा और OBC के बीच बटे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनवा दिया। लेकिन छगन भुजबल ने जिस तरह मोर्चा खोला है वो बताता है कि आने वाले दिन उनके लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि OBC और मराठा दोनों बड़े वोट बैंक हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में OBC की नाराजगी के कारण बीजेपी को कई सीटों पर नुकसान हुआ था, और अब OBC समुदाय को साधने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, स्वरोजगार से लेकर छात्रवृत्ति तक की। लेकिन मराठा आरक्षण का मुद्दा सरकार की इन कोशिशों पर पानी फेर सकता है। तो मराठा आरक्षण का जो पूरा मुद्दा है, वैसे ये अलग अलग इसका असर है। पश्चिमी महाराष्ट्र, ख़ासतौर पर अब आप वेस्टर्न महाराष्ट्र जिसे हम कहते हैं ये इलाका, तो पश्चिमी महाराष्ट्र में मराठा और धनगर जैसे गुमंतु समुदायों का प्रभाव है। धनगर समुदाय ST में शामिल होने की मांग कर रहा है, जो OBC कोटे में उनके हिस्से को प्रभावित कर सकता है। फिर आते हैं मराठवाड़ा और विदर्भ। ये दूसरा आप देखें, मराठवाड़ा और ये है विदर्भ। कुणबी और अन्य OBC जातियां यहाँ मजबूत हैं। हैदराबाद गजट के आधार पर मराठों को कुणबी प्रमाण पत्र देने का फैसला इस क्षेत्र में OBC की नाराजगी को बढ़ा सकता है। ये खास तौर पर, ये वैसे किसानों का बड़ा क्षेत्र है, इसी इलाके में विदर्भ में खास तौर पर किसानों की आत्महत्या का बहुत बड़ा एक आंकड़े हैं जो लगातार आते रहते हैं। कपास काफ़ी यहाँ पर जो कैश क्रॉप के रूप में है और उसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है। फिर आता है मुंबई और कोंकण इलाका। ये है मुंबई और कोंकण इलाका, एकदम अरब सागर के किनारे जिसे हम कहते हैं, ये समंदर के किनारे की जो पट्टी है। यहाँ OBC की आबादी कम है, मराठा और अन्य समुदायों का प्रभाव अधिक है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जातियों का प्रभाव है। तो फडणवीस सरकार ने हैदराबाद गजट लागू करके मराठवाड़ा के मराठों को कुणबी प्रमाण पत्र देने का आदेश जारी किया है। साथ ही वंशावली समितियों का कार्यकाल जून 2026 तक बढ़ा दिया गया है। तो OBC मराठा तनाव को कम करने के लिए 6 सदस्यीय कैबिनेट उप समिति भी बनाई गई है, जिसमें तीनों पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। लेकिन भुजबल जैसे नेताओं के मुखर विरोध ने स्थिति जटिल कर दी है। उन्होंने कैबिनेट बैठक का बहिष्कार किया है और कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। राज्यव्यापी आंदोलन की भी धमकी दी है। भुजबल अजित पवार के NCP गुट में है, जिसके पास महाराष्ट्र विधानसभा में 41 सीटें हैं। वैसे महायुति गठबंधन में बीजेपी के पास 122 सीटें हैं, शिवसेना शिंदे गुट के पास 40 सीटें हैं। ये गठबंधन मजबूत है, लेकिन भी भुजबल का विरोध इसे कमज़ोर कर सकता है। वैसे एक चीज़ और याद रखना चाहिए, जब भी आरक्षण की बात हो हमें याद रखना चाहिए कि आरक्षण क्यों दिया गया था। 1932 में पूना पैक्ट हुआ, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में यह तय हुआ कि आज़ादी के बाद आरक्षण दिया जाएगा जो दलित, वंचित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि आरक्षण कभी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में नहीं देखा गया। यह सिद्धांत शासन और प्रशासन में भागीदारी के लिए था। इसने भारत के करोड़ों लोगों की जिंदगी में ऐतिहासिक बदलाव किया है और एक अहिंसक क्रांति की भूमिका अदा की है। लेकिन अगर लोग रोजगार और गरीबी के सवाल को आरक्षण से जोड़ देंगे
तो इसका अर्थ हुआ कि सरकारें अपनी भूमिका निभाने में नाकाम हुई हैं। अगर बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने वाली अर्थव्यवस्था नहीं होगी तो आरक्षण का दायरा भी सिमटता जाएगा। वैसे भी आरक्षण सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र में है जो दिनों दिन सिकुड़ता जा रहा है। आरक्षण के लिए लड़ने वालों को आरक्षण खत्म करने के इस दांव को लेकर भी सचेत होना जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर सच बताने का हमारे प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो शो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें जिसका पता वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.